arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, भाग 2। पुराने जमींदारों की तबाही, नई जमींदारी व्यवस्था का उदय। भारत में ब्रिटिश शासन के पहले भी बड़े बड़े जमींदार गांवों में रहते थे। वे किसानों की कठिनाइयों को खूब अच्छी तरह से जानते थे और किसानों एवं रैयतों के प्रति बड़ी उदारता रखते थे। उनका भाव किसानों के प्रति सहयोगात्मक हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने रैयतों का हित चाहने वाले पुराने जमींदारों का विनाश कर दिया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की इजारेदारी प्रथा पुराने जमींदारों की बर्बादी का मुख्य कारण था। कंपनी की आय में वृद्धि हेतु हेस्टिंग्स ने भूमि के लगान का ठेका देना शुरू कर दिया। इस इजारेदारी प्रथा में जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता था उसे ही भूमि कर वसूल करने का अधिकार नीलाम कर दिया जाता था। महाजनों, व्यापारियों तथा धनी वर्ग ने ऊंची बोली देकर पुराने जमींदारों से जमीनें छीन ली, जिसके फलस्वरूप पुराने जमींदार बर्बाद हो गए तथा उनका विनाश हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की। उसने इजारेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों तथा राजस्व करने वालों को अपनी जमींदारी में भूमि पर वंशानुगत स्वामी बना दिया गया। लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया गया, लेकिन लगान की दर बहुत अधिक बढ़ा दी गई। जमींदारों को किसान से वसूल किए गए लगान की रकम का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। लगान की वसूली बड़ी कठोरता से की जाती थी। जो जमींदार निश्चित समय पर लगान का भुगतान न करते थे, उनकी संपत्ति नीलाम कर दी जाती थी। सरकार की इस नीति से पुराने जमींदार तबाह हो गए। डॉक्टर विपिन चंद्र के अनुसार 1815 ईस्वी तक बंगाल की लगभग आधी भूसंपत्ति पुराने जमींदारों के हाथ से निकलकर सौदागरों तथा अन्य धनी वर्गों के पास जा पहुंची थी। नई जमींदार व्यवस्था का उदय। भारत में अंग्रेजी शासन की राजस्व नीतियां जैसे इजारेदारी तथा स्थायी बंदोबस्त से पुराने जमींदारों का विनाश हो गया था, लेकिन उनके स्थान पर महाजन, साहूकार, धनी वर्ग तथा सौदागर अपने धन के बल पर जमींदार बन गए। पुराने जमींदार तो गांव में रहते थे। वे किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझते थे तथा उनके प्रति बड़े उदार थे। लेकिन ये जमींदार शहरों में रहते थे। उन्हें किसानों की कठिनाइयों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। वे उनकी कठिनाइयों की परवाह किए बगैर बड़ी निर्दयता से उनसे लगान वसूलते थे। सरकार की राजस्व नीति तथा कानून प्रणाली ने साहूकारों को किसानों के शोषण में सहयोग दिया। भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्व महाजन ग्राम समिति के अधीन होते थे। ब्याज की दर जनमत के अनुसार तय होती थी, अतः वह किसानों से न अधिक ब्याज ले सकता था और न ही किसानों की भूमि पर अधिकार कर सकता था। वह अधिक से अधिक कर्जदार की चल संपत्ति जैसे गहने या उसकी खड़ी फसल का कुछ भाग ही ले सकता था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने भूमि को हस्तांतरण योग्य बना दिया, जिससे महाजन आसानी से किसानों की भूमि हथिया ले सकते थे। अनपढ़ एवं गरीब किसान पुलिस एवं न्यायालय का लाभ नहीं उठा सकता था। महाजन बड़े चालाक एवं शोषक प्रवृत्ति के होते थे। किसानों की अज्ञानता एवं गरीबी का फायदा उठाकर उनके अधिकांश भूमि थोड़े से पैसे देकर हथिया लेते थे। न जमींदारों को किसानों की कठिनाइयों का अनुभव था और न ही उन्हें किसानों के सुख दुख से कोई लेना देना था। किसानों के प्रति उनका रुख सहयोगात्मक न होकर शोषण की प्रवृत्ति का था। उन्हें किसानों से किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं थी। उनके नौकर किसानों से बड़ी कठोरता से लगान वसूलने का कार्य करते थे। फलस्वरूप कृषि तथा कृषकों की बड़ी दुर्दशा हुई, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी। नए जमींदारों ने न केवल किसानों का ही शोषण किया, बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन का भी उन्होंने प्रबल विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों को भरपूर सहायता भी इन लोगों ने प्रदान की। नए जमींदार वर्ग समझते थे कि अंग्रेजों के पतन के साथ ही उनका पतन निश्चित है। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत से चले जाए, अतः उन्हें ब्रिटिश सरकार को बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास किया। इस तरह से नए जमींदारों में देशभक्ति की भावना का पूरी तरह अभाव था। वे अंग्रेजी शासन को ही अपनी सुरक्षा कवच मानते थे। छठवां, आधुनिक उद्योगों का विकास।
रॉबर्ट ब्लैक का कथन है, उद्योग व्यापार की आत्मा और समृद्धि की आधारशिला है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध की एक महत्वपूर्ण घटना मशीनों के बड़े पैमाने पर आधारित उद्योगों की स्थापना थी। भारत में मशीन युग का आरंभ 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट मिल और कोयला खान उद्योगों की स्थापना से हुई। भारत में आधुनिक उद्योगों के निर्माण के कारण। अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में प्रायः लघु एवं कुटीर उद्योगों पर आधारित उत्पादन अधिक होता था। इनमें लगे लोगों को शिल्पकार एवं दस्तकार कहते थे। हाथ करघा उद्योग का प्रायः बोलबाला था। गांव के दस्तकार बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जुलाहा आदि गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। शहरों के दस्तकारों तथा शिल्पकारों की वस्तुओं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, इस्पात एवं हाथी दांत से तैयार वस्तुएं और विशेषकर सूती कपड़ों की भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी बहुत मांग थी। इन उद्योगों को व्यापारियों, सरकार एवं राज्य से आर्थिक सहायता तथा संरक्षण प्राप्त था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, जिससे वहां कारखानों में मशीनों द्वारा अधिक मात्रा में सुंदर तथा सस्ता माल बिकने लगा। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा अंग्रेज सरकार की अनुचित नीतियों से भारतीय उद्योग नष्ट हो गए। अंग्रेजों की मशीन निर्मित वस्तुओं के सामने भारतीय माल ठहर ना सका। जहां एक और मशीन से बनी हुई वस्तुएं चमक दमक वाली होती थीं, वहां वे सस्ती भी होती थीं। अतः भारतीय शिल्प और हाथ करघा, जिनमें सूती और रेशमी कपड़ा मुख्य रूप से आता है, विदेशी माल के सामने अपने देश में ही टिक न सके। विदेशी मंडियों में भी ऊंचे शुल्क लग जाने के कारण वहां भी वह ठहर ना सके। अतः अब भारतीयों को भी आधुनिक उद्योगों के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास। 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान आदि उद्योगों की स्थापना हुई। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में कावस जी नाना ने मुंबई में स्थापित की। 1853 ईस्वी में रिश्रा, बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित हुई। इन उद्योगों का धीरे धीरे और निरंतर विकास हुआ। सन 1901 में देश में लगभग 40 जूट मिलें और सन 1905 में 206 सूती मिलें थीं, जिनमें लगभग 1,96,000 लोग काम करते थे। भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कोयला खान उद्योग आरंभ हुआ और सन 1904 में लगभग 1 लाख व्यक्ति इस उद्योग में काम कर रहे थे। 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के चौथे दशक में कागज, लोहा, इस्पात, सीमेंट, चीनी तथा शीशा आदि उद्योग भी विकसित होने लगे थे। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में नील, चाय तथा कॉफी जैसे बागान उद्योगों की भी प्रगति हुई, परंतु इन भारतीय उद्योगों का विकास बड़ा धीमा था। आधुनिक उद्योगों की मुख्य विशेषताएं। पहला, भारतीय दस्तकारों की दुर्दशा। भारत में बड़ी बड़ी मशीनों पर आधारित आधुनिक उद्योगों की स्थापना से आरंभ में देश में बड़ी बेकारी फैली। भारतीय अनुभवी तथा निपुण दस्तकारों के पास भी काम न रहा और वे मजदूरी करने के लिए विवश हो गए। इस प्रकार भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना से भारतीय दस्तकार एवं शिल्पी बेकार हो गए और जीवन यापन हेतु मजदूरी एवं कृषि करने हेतु विवश हो गए। दूसरा, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का अभाव। भारतीय उद्योगों के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा यह थी कि देश में भारी एवं आधारभूत उद्योगों का अभाव था। इसलिए कारखानों के लिए सभी मशीनों के कल पुर्जे विदेशों से आयात करने पड़ते थे। केवल यही नहीं, उनके खराब होने पर बाहर से ही तकनीशियन आते थे और मरम्मत के लिए कल पुर्जे भी बाहर से मंगवाने पड़ते थे। अतः हमारे उद्योगों का आधार दूसरों पर निर्भर रहता था, जो कि उद्योगों के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा थी। तीसरा, औद्योगिक सुविधाओं का अभाव। भारतीय उद्योगों को औद्योगिक सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती थीं। बैंकों तथा बीमा कंपनियों पर अंग्रेजी पूंजीपतियों का प्रभाव था। अतः भारतीयों को बैंकिंग सुविधा तथा बीमा संबंधी लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार भारतीयों को आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं नहीं देती थी। देश में तकनीकी शिक्षा का विकास नहीं किया गया। सन 1939 तक सारे देश में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें 2217 छात्र पढ़ते थे। उद्योगों के विकास के लिए यातायात एवं संचार की सुविधाओं का पूर्ण रूप से विकास नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार की सहायता एवं सहयोग देने के कारण ही देश में जहाज़ों, रेल इंजनों, मोटर गाड़ियों तथा हवाई जहाज के निर्माण की परियोजनाएं शुरू की जा सकी। चौथा, विदेशी नियंत्रण एवं पूंजी का बोलबाला। आरंभ में भारत में जो उद्योग धंधे खोले गए वे अंग्रेजों के नियंत्रण में ही थे
क्योंकि वे अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सस्ती दरों पर किसानों से कच्चा माल खरीदा और मजदूरों को कम से कम वेतन दिया। बैंक भी अंग्रेजों के हाथ में थे, अतः पूंजी ने भारतीय पूंजी को दबा दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों को उद्योगों के क्षेत्र में अपने विरुद्ध जमने नहीं दिया। 5वां, धीमी प्रगति। भारत में स्थापित होने वाले अधिकांश आधुनिक उद्योगों पर आरंभ में ब्रिटिश पूंजी का नियंत्रण था। अंग्रेज सरकार की नीतियां तथा विदेशी पूंजी के नियंत्रण से भारतीय उद्योगों का पूर्ण रूप से विकास न हो सका। 1940 ईस्वी तक भारत में सूती कपड़ा, जूट, सीमेंट, कागज, चीनी, शीशा, नील, चाय, कॉफी, बागान आदि कुछ उद्योग ही विकसित हो पाए थे। यह प्रगति यूरोपीय राष्ट्रों की तुलना में बहुत ही धीमी थी। 6वां, नील, चाय, कॉफी, बागान आदि उद्योगों का विकास। चाय बागान विशेष रूप से असम में थे। नील का बागान बंगाल और बिहार में था। इन बागानों पर विदेशियों का अधिकार था, जो मजदूरों से गुलामों जैसा अमानवीय व्यवहार करते थे। ब्रिटिश सरकार ने बागान मालिकों के हितों का ही संरक्षण किया। भारत में चाय और कॉफी उद्योग का विकास 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके बागान असम, हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत में थे। बागान मालिकों द्वारा मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था और उनसे अधिक काम लिया जाता था। इस प्रकार बागान उद्योग से भारतीय जनता को कोई विशेष लाभ ना हुआ। इन बागान उद्योगों से वेतन और मुनाफे के रूप में भारत का बहुत सा धन विदेशों में चला जाता था। 7वां, भारतीय समाज में दो नए सामाजिक वर्गों का उदय। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत में दो नए सामाजिक वर्ग, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। इन दोनों वर्गों ने देश के औद्योगिक विकास में भी रुचि ली। देश की आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में दोनों वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया, लेकिन पूंजीपति वर्ग अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मजदूर वर्गों का शोषण करता था, जिसके फलस्वरूप पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में गहरी खाई पड़ गई। जहां एक और मजदूर का शोषण हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कृषि की खराब हालत होने के कारण लोग नए नए उद्योगों के कारण गांव छोड़कर शहरों की ओर भागने लगे थे। अतः शहरों की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, आवास और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ गई और अपराधों में वृद्धि हुई। 8वां, ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति। भारतीय उत्पादनों और विदेशी उत्पादनों में होड़ तो थी ही, परंतु सरकार की नीति भी भारतीय उद्योगों को कुचलने और विदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की थी। रेल के विकास से भारतीय उद्योगों को कोई फायदा नहीं हुआ। भारतीयों से किराया भाड़ा अधिक लिया जाता था, परंतु विदेशी माल पर कम भाड़ा लगता था। इसके अतिरिक्त विदेशी उद्योगपतियों के लाभ के लिए अंग्रेजों ने भारत में मुक्त व्यापार नीति को थोप दिया, जिसके फलस्वरूप नए भारतीय उद्योग भी यूरोपीय उद्योगों के सामने ठहर न सके। विदेशी पूंजी को पूर्ण संरक्षण मिलता था, परंतु भारतीयों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। 9वां, असंतुलित विकास। भारत का औद्योगिक विकास अत्यंत असंतुलित था। भारतीय उद्योग कुछ शहरी इलाकों तक ही सीमित रहे, जबकि देश के अधिकतर भाग प्रायः अर्ध विकसित ही रहे। इस असमान क्षेत्रीय आर्थिक विकास के कारण देश के कुछ भाग बहुत आगे निकल गए, जबकि कुछ भाग अविकसित ही रह गए, जिनके कारण बाद में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में अनेक बाधाएं उत्पन्न हुई। 7वां, आधुनिक भारत में गरीबी और अकाल। भारत में ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों से जनता दरिद्र हो गई। यद्यपि इतिहासकारों में इस बात को लेकर मतभेद है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी या नहीं, तथापि इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं है कि पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अधिकतर भारतीय हमेशा भुखमरी के कगार पर रहते थे। समय बीतने के साथ ही साथ भारतीयों के लिए रोजगार या जीविका प्राप्त करना कठिन होता गया। भारत एक कृषि प्रधान देश था, लेकिन अंग्रेज सरकार की अनुचित नीतियों से भारतीय कृषि पिछड़ती गई। किसानों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे और उनको बड़ी कठोरता से वसूला जाता था। सरकार ने किसानों से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए जमींदारी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। जमींदार किसानों का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। किसान जमींदारों को लगान पटाने के लिए साहूकारों से पैसे उधार लेते थे। साहूकार उन्हें उच्च ब्याज पर धन उधार देते थे, जिससे वे जीवन भर नहीं उबर पाते थे। अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड के कारखानों की वस्तुओं को बेचने के लिए भारतीय उद्योग धंधों का विनाश कर दिया, जिसके फलस्वरूप कारीगर तथा शिल्पकार बेकार हो गए। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ गया, लेकिन सरकार ने कृषि का आधुनिकीकरण नहीं किया। फलस्वरूप कृषि उत्पादन घटता गया। 19वीं सदी में भारत में उद्योग धंधों का विकास भी असंतुलित हुआ। सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आधुनिक उद्योगों में भी भारतीयों की अपेक्षा अंग्रेजों को ही बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ।
उद्योग धंधे व कारखानों में मजदूरों से बहुत काम लिया जाता था तथा उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेजों को भारतीयों से जो कर प्राप्त होता था उसे भारतीयों के विकास में नहीं अपितु अपने देश एवं हितों की विकास में खर्च करते थे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा पूरी तरह चरमरा गया और उसका विनाश हो गया तथा यहाँ की जनता घोर गरीबी भूखमरी का शिकार हो गई। अकाल। ब्रिटिश शासन काल में 19वीं एवं 20वीं सदी में भारतीय जनता को अनेक भयंकर अकालों का सामना करना पड़ा। पहला अकाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1860 से 61 ईस्वी में पड़ा, जिसमें 2 लाख व्यक्ति मर गए। 1865-66 ईस्वी में उड़ीसा, बिहार, बंगाल और चेन्नई में अकाल पड़ा, जिसमें 20 लाख लोग असमय काल के गाल में समा गए। 1868-70 ईस्वी के अकाल में लगभग 14 लाख व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुंबई और पंजाब में मरे। राजपुताना भी इस अकाल से प्रभावित हुआ। 1876-78 ईस्वी में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अत्यंत भयंकर अकाल पड़ा। एक अंग्रेज लेखक विलियम डिग्बी के अनुसार 1854 ईस्वी से 1901 ईस्वी तक भारत में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति अकाल से मरे। 1943 ईस्वी में बंगाल में अकाल से लगभग 30 लाख व्यक्ति मरे। अकाल से मरने वालों की विशाल संख्या से पता चलता है कि उस समय भारत में बहुत गरीबी थी। राष्ट्रीय आय विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क के अनुसार 1925 से 34 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय संसार में सबसे कम थी। भारत का आर्थिक पिछड़ापन गरीबी तथा भूखमरी प्राकृतिक प्रकोपों का परिणाम नहीं थी, वरन अंग्रेजी सरकार की देन थी। वास्तव में भारतीय ग्राम की निर्धनता के लिए ब्रिटिश आर्थिक नीतियां ही उत्तरदायी थीं। भारत ग्राम समाज व्यवस्था का पतन, प्राचीन लघु उद्योगों का विनाश, कृषि का वाणिज्यीकरण, अंग्रेजों की आयात निर्यात नीति, व्यापार के लाभांश का अंग्रेजों के हाथ में आना तथा भारतीय पूंजी का निष्कासन ही भारत की निर्धनता के लिए कहीं अधिक उत्तरदायी थी। निष्कर्ष। इस प्रकार संपूर्ण विवरण से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन के भारत पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़े। अंग्रेजों ने भारत के आर्थिक हितों का शोषण अपने पक्ष में किया। उनका 200 वर्षों का शासनकाल उनकी शोषण प्रवृत्ति का स्मरण कराता है। जॉन सुलिवन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में ब्रिटिश शासन की शोषण प्रवृत्ति के बारे में लिखा है कि हमारी प्रणाली एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा के किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तुएं लेती हैं, फिर टेम्स के किनारे पर निचोड़ देती हैं। अंग्रेजों की शोषण नीति का ही परिणाम था कि जब उन लोगों ने भारत को 1947 ईस्वी में आज़ाद किया तो उस समय भारत निर्धनता, भूखमरी एवं अल्प राष्ट्रीय आय के चित्र को चित्रित कर रहा था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।